मुझे लगता था कि देवर जी सबसे ज्यादा मान सम्मान मुझे ही देते हैं। मुझे भाभी माँ का दर्जा देते हैं क्योंकि वो हमेशा भाभी माँ करते रहते थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह हमारे साथ रहना पसंद ना करके देवर देवरानी के साथ रहने को तैयार हो जाएंगे। और मैंने भी शेखर की देखभाल में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब शादी नहीं हुई थी तब भी मैं अपने बच्चे की तरह उनकी देखभाल करती थी, लेकिन उसने मेरे प्यार सम्मान का कोई मोल न रखा। ओह श्रद्धा, अब जाने भी दो ना। भाई शेखर को जिसके साथ रहना पसंद है वह उसके साथ रहे, वह तो उसकी अपनी मर्जी है ना। और वैसे भी कुछ महीनों के बाद शेखर यहाँ हमारे साथ रहने आ जाएगा। अरे रहने दीजिए, अब वो यहाँ रहने कभी नहीं आएंगे, मैं सब समझ गई हूँ। और संगीता की विचार मैं अच्छी तरीके से समझ गई हूँ कि संगीता के मन में क्या है। श्रद्धा, जाने भी दो, एक ही बात को लेकर कितने दिनों से तमाशा मचा रखा है तुमने। चलो ठीक है, मुझे कारखाने के लिए देरी हो रही, मैं जा रहा हूँ कारखाना। हाँ जाइए ना आप। अरे क्या नहीं मानती थी मैं देवर जी को, लेकिन उस अपाहिज ने अपना रंग दिखा ही दिया और बता ही दिया कि वो मेरे मान सम्मान और प्यार का कोई मोल नहीं करता है। कितना हंसता खेलता हरा भरा परिवार था हमारा, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से सब कुछ बिखर गया। मैंने कभी घर में इस तरह की शांति नहीं देखी थी। जब भी घर में कदम रखो तो भाभियों की हंसी ठिठोली गूंजते रहती थी। लेकिन अब यह घर मुझे खाने को दौड़ता है। यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। कभी भाभी बार बार कमरे में आकर आवाज लगाती कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वहीं अब भाभी कितना कम आती है कमरे में, और ना ही आजकल भैया ढंग से ध्यान देते हैं मुझ पर। शेखर, मैं कारखाना जा रहा हूँ। देख, तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे किसी चीज के लिए परेशान मत करना। ठीक है भैया, लेकिन भैया थोड़ा समय निकाल कर मुझे नहला दीजिए ना। 2 दिन हो गए मैंने नहाया नहीं हूँ, मेरे शरीर में खुजली होने लगी है। अरे मेरे भाई, तुझे मालूम तो है कि अभी मैं कितना बिजी हूँ, और उधर तेरी भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। और ऐसे में कोई जरूरी तो नहीं है रोज रोज नहाना, और 2 ही दिन तो हुए हैं। मैं कल समय निकाल कर तुझे नहला दूंगा। ठीक है, मुझे देरी हो रही, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अपनी भाभी को परेशान मत करना। ठीक है भैया। लेकिन भैया अभी तक खाना नहीं आया है कमरे में, मुझे भूख लग गई थी। हाँ, तेरी भाभी अभी थोड़ी देर में खाना रख देगी कमरे में। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, धीरे धीरे सब कुछ कितना बदलते जा रहा है। हाँ मम्मी बोलिए ना, मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कब आने वाली हैं? अरे बेटा आऊंगी ना, अभी तेरी भाभी मायके गई हुई है, इसीलिए मुझे फुर्सत नहीं है। और बता, वो तेरे अपाहिज देवर का क्या हाल है? अरे क्या बताऊं मम्मी, मुझे तो लगता है कि जैसे मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। उस अपाहिज देवर की वजह से तो दिन भर मेरे सिर में दर्द रहता है। बस कभी भाभी ये चाहिए, कभी भाभी वो चाहिए, पूरे दिन बस मुझे परेशान ही करते रहता है। आफत मैंने अपने सिर पर ले लिया है। अरे मैं तो कहती हूँ बेटा कि जल्दी से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा और उस बला से छुट्टी पा। हाँ मम्मी, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि बस एक बार प्रॉपर्टी हम अपने नाम करवा लें, उसके बाद हम जैसा चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा दिखावा करना ही पड़ेगा ना। और इसी दिखावे की वजह से तो मम्मी कि मैं अपने मन की भड़ास नहीं निकाल पाती हूँ, इसलिए दिन भर मेरा सिर भारी रहता है। हाँ ठीक है, जल्दी से बोल दामाद जी से कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ले। भाभी भाभी भाभी, मुझे भूख लगी है। अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो प्लीज मुझे खाना दे दीजिए। सही में उस अपाहिज देवर ने तो तुझे परेशान करके रखा है। अरे चैन से सांस भी नहीं लेने देता। अभी तो मुझसे 5 मिनट भी बात नहीं कर पाई है और उसने घंटी बजाना चालू कर दिया। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं फोन, देकर आती हूँ उस अपाहिज को खाना, नहीं तो इसी तरह टिन 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 लगा कर रखेगा वो। ठीक है बेटा, दे उसे खाना, नहीं तो भूख से मर जाएगा वो। ये ना अच्छी बनने के ड्रामा करते करते मेरे सिर में 24 घंटे का दर्द हो गया है। हाँ देवर जी माफ करना, जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना मेरी, इसलिए मैं कमरे में आराम करने चली गई थी। लो मैंने दलिया बनाया है, खा लो आप। लेकिन भाभी, ये रोज रोज दलिया मुझसे खाया नहीं जाता है। अब तो मेरी दवाइयाँ भी बंद हो गई है ना, मुझे अब पूरा खाना दीजिए आप। हाँ देवर जी समझ सकती हूँ मैं, लेकिन डॉक्टर ने ही कहा था कि 3 महीनों तक आपको ऐसे ही भोजन दिया जाए। लेकिन भाभी 3 महीने से ऊपर हो गया है ना। ठीक है, लेकिन देवर जी अभी मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही है ना, इसीलिए मैंने ये दलिया बना दिया है। अब कल से आपके लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनाऊंगी मैं, अभी तो ये खा लीजिए, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही मुझे। ठीक है भाभी, खा लूंगा मैं। रोज रोज दाल दलिया, पेट भी नहीं भरता है मेरा, इसीलिए शाम को जल्दी भूख लग जाती है। लेकिन अब भाभी से भी क्या कहूँ मैं, भाभी भी गर्भवती है और उनकी तबीयत ज्यादातर ठीक ही नहीं रहती है। अब उनसे क्या ही शिकायत करूँ मैं, लेकिन मेरा पेट नहीं भर पाता है इतने से खाने में। हाँ देवर जी, मुझे भी मालूम है कि इतने से दलिया से आपका पेट नहीं भरने वाला है, इसीलिए देखिए मैंने ये हलवा भी लाया है। दलिया के बाद आप हलवा खा लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ी शक्ति भी मिलेगी और पेट भी भर जाएगा। थैंक यू भाभी, सच में इतने से दलिया से मेरा पेट नहीं भरता था। कोई बात नहीं देवर जी, अगर ऐसी कोई बात हो तो आप मुझे बता दीजिए ना, मैं तुरंत ही आपको कुछ न कुछ बनाकर तो दे दूंगी। हाँ वैसे मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं रहती है, लेकिन क्या आपके लिए इतना नहीं कर सकते हम? थैंक यू भाभी, कितना ख्याल रखती हैं आप, बिल्कुल भाभी माँ की तरह।
हाँ हाँ, ये तो हमारा फर्ज है। हम तो पूरी जिंदगी इसी तरह आपकी देखभाल करेंगे। लेकिन देवर जी, जरा वो प्रेगनेंसी की वजह से मेरे हाथ पैर में दर्द रहता है, मुझे चक्कर आता है, इसीलिए अभी थोड़ी आपकी देखभाल में मैं चूक जाती हूँ। ठीक है, ये हलवा रखा है, खा लीजिएगा आप। मैं भी ना कितना पागल हूँ, कभी कभी भाभी के बारे में क्या क्या सोचने लगता हूँ। अरे भाभी तो सच में मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं भी ना कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचने लगता हूँ। अरे छोटी, तू इस तरह अचानक? हाँ भाई, मैंने सोचा कि अचानक जाकर ही देखूंगी कि मेरे भैया कैसे हैं, मेरे भैया का ढंग से भाभी ख्याल रखती है या नहीं। अरे छोटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी सच में मेरा बहुत ख्याल रखती है। देखना, उन्होंने मेरे लिए दलिया बनाया है, हलवा बनाया है। जबकि भाभी खुद ही गर्भवती है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। लेकिन भैया, ये शर्ट तो पिछले 3 दिनों से आपने पहन रखी है, क्योंकि कल भी वीडियो कॉल में मैंने यही शर्ट देखा था और परसों भी। तो क्या आपने नहाया नहीं है? अरे छोटी, वो भैया जरा कारखाना के काम में बिजी है ना, इसीलिए उनको टाइम नहीं मिला है। वह बोल रहे थे कि वह कल नहला देंगे मुझे। अच्छा भैया सुनो, मैं ना आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बोलना छोटी। अरे छोटी, तुम कब आई हो? बस भाभी, अभी अभी आई हूँ। और आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ छोटी, मैं ठीक हूँ। बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, चाय वाय की जरूरत नहीं है। यह तो बस किसी काम से इधर जा रहे थे, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर में मैं भाई से मिलाती हूँ, इसीलिए इन्होंने मुझे छोड़ दिया। अभी आधे घंटे में ये मुझे लेने भी आ जाएंगे। अरे भाई, ऐसा होता है क्या कि बेटी मायके आए और आधे घंटे में वापस चले जाए? अरे नहीं भाभी, मैंने सोचा बस मिल लूंगी, ऐसे तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा ठीक है, आप लोग बातें करो, मैं अभी आती हूँ। शेखर भैया, आप ना संगीता भाभी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, वह बहुत चालाक है, मुझे मालूम है उनके बारे में। अरे नहीं नहीं छोटी, तू गलत सोच रही है। देख, मुझे 3-4 महीने हो गए छोटी भाभी के साथ रहते, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे बुरा बर्ताव नहीं किया, बुरा व्यवहार नहीं किया, और उन्होंने मेरा ख्याल रखा है हमेशा। अब तुम्हें भी ना संगीता भाभी के बारे में ऐसी उल्टी सीधी सोच रखना छोड़ देना चाहिए। अरे भैया, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। देखो, संगीता भाभी ना सच में बहुत दिमाग लड़ाती हैं छोटी छोटी चीजों में। अगर वो प्रॉपर्टी के विषय में कोई बात करे तो आप बिल्कुल ध्यान मत देना। अरे छोटी, तू भी ना अभी तक बस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ही दिमाग में लेकर घूम रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ संगीता भाभी और रमेश भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तू बेकार में ये सब सोच रही है। और देख, समय समय पर दवाई देते हैं, इसीलिए तो मेरे हाथ भी पहले से कितने ठीक हो चुके हैं। देख, मैं अपना हाथ भी खुद से मूवमेंट कर लेता हूँ। ठीक है भैया, मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। और बता, बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है भैया। नमस्ते शेखर भैया, कैसे हैं आप? हाँ मैं बढ़िया हूँ, और आप बताइए? कुछ नहीं भैया, बस मैं किसी काम से आया हुआ था, तो छोटी ने जिद किया, कहने लगी कि वह भैया से मिलाएगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए मिला ले आऊं, इसीलिए ले आया था छोटी को। हाँ वह तो अच्छा किया तुमने। तो ठीक है भैया, हम चलते हैं। असल में मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं तो ऑफिस के किसी काम से आया हुआ था। ठीक है, तो चलिए। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं, लेकिन मेरी वो बात जरूर दिमाग में रखना। हाँ छोटी, ठीक है, तू निश्चिंत रहे। मुझसे ना अभी बेकार के ड्रामे हो नहीं रहे हैं। अरे ऐसे कब तक मैं उनकी गुलामी करूंगी? इन्हें भी मैंने कब से बोल रखा है कि प्रॉपर्टी के पेपर बनवाइए और शेखर भैया को अपने गियर में लीजिए, लेकिन ये है कि कारखाने में ऐसे मगन रहते हैं कि इन्हें जरा भी इधर का होश नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी जिज्जी देवर जी को बहला फुसला के अपने घर ले जाए और प्रॉपर्टी वो मुझसे पहले ही अपने नाम करवा ले। अरे क्या हुआ संगीता, किस बात के लिए इतना परेशान हो रही हो तुम? अरे परेशान क्यों ना हूँ परेशान, आप तो दिन भर के लिए कारखाने चले जाते हैं और यहाँ मैं आपके अपाहिज भाई की सेवा करते करते थकती नहीं हूँ। बस दिन भर ये चाहिए वो चाहिए। अरे मैं पागल सी हो गई हूँ। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं पिछले 3-4 महीनों से उनकी सेवा कर रही हूँ और अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे सेवा का फल जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे नहीं कर पाऊंगी सेवा। आप प्रॉपर्टी के पेपर बनवाइए और अपने भाई को बहलाइए फुसलाइए, समझाइए उन्हें कि आखिर हम ही तो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वह प्रॉपर्टी हमारे नाम होनी चाहिए। लेकिन संगीता, मैं कैसे बोल दूं शेखर से ये सारी बातें? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, इसमें ठीक नहीं लगने वाली कौन सी बात है? अरे कोई हम भीख तो नहीं मांग रहे हैं ना उनसे, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनकी वो प्रॉपर्टी हम अपने नाम करवाना चाहते हैं। वैसे भी बाद में वह प्रॉपर्टी हमें वो देंगे ही ना। बस मैं चाहती हूँ कि वह प्रॉपर्टी उनकी देने से पहले ही हम उनसे मांग ले और समय रहते हम अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ले। इसमें गलत क्या है? देखिए जी, हमारे आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए जरा आप। अरे आज हम 2 हैं, कल हम 3 हो जाएंगे। तुम क्यों नहीं समझते ही उस बात को? और वैसे भी ये फैसला तो देवर जी का ही है ना कि वो हमारे साथ रहे, तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी के लिए वो मना करेंगे। ठीक है, मैं आज बात करता हूँ शेखर से। तुम प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो और आराम करो। डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा तनाव लेने से मना किया है ना। अरे इस घर में तो ले देकर मुझे तनाव ही दिया जा रहा है, तो तनाव तो होगा ही ना। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने से तुम्हारा तनाव दूर होता है तो मैं अभी जाकर शेखर से बात करता हूँ। जाइए, नेक काम में देरी नहीं। बस एक बार प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी के दबाव की जरूरत है मुझे।
फिर चाहे जेठानी जी को जो सोचना है वो समझे, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए। शेखर, कैसा है मेरे भाई? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी आप 2 दिनों से मुझे रोज नहला रहे हैं तो मुझे नींद भी अच्छी आ रही है। लेकिन भैया, क्या बात है? आप क्या किसी परेशानी में हैं? नहीं मेरे भाई, ज्यादा बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी चिंता है। अब हमारा परिवार बढ़ रहा है और अब कारखाने से इतनी आमदनी भी नहीं होती है। अरे आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए हमने कुछ भी जोड़कर नहीं रखा है। बस कभी कभी यह सोचकर मुझे बहुत टेंशन होती है। अरे भैया, इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? पापा की कितनी सारी प्रॉपर्टी है हमारे पास, फिर टेंशन किस बात का? लेकिन मेरे भाई, हमारे समय में यह प्रॉपर्टी हमें बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमारे बच्चों के समय में शायद उन्हें ये थोड़ा ही लगे। और तेरी भाभी भी मुझसे एक ही बात से रोज नाराज होती है कि मैंने अलग से कुछ किया नहीं है, आने वाले बच्चे के लिए कुछ भी सोचकर नहीं रखा है। मैं क्या करूं मेरे भाई, मैं बहुत मजबूर हूं, समझ में नहीं आता क्या करूं। और तू तो जानता ही है ना, घर में सिर्फ आने वाले बच्चे का ही खर्चा नहीं है, तो तुम्हारी भी देखभाल में तो रुपए पैसे लगते ही है ना। हाँ भैया, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है, मेरी सारी पसंद नापसंद, मेरी जरूरतों का ध्यान रखते हैं आप लोग। हाँ मेरे भाई, पूरी जिंदगी हम इसी तरह तेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन देख, तू मेरी एक समस्या दूर कर दे मेरे भाई, जिससे मैं भी हमेशा खुश रहूं। कैसी समस्या भाई, बोल कर तो देखो आप। यही मेरे भाई शेखर, कि तू अपने हिस्से की प्रॉपर्टी न अपने भाभी के नाम करवा दे। देख, मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी कोई प्रॉपर्टी। लेकिन देख, तेरी भाभी दिन रात तेरी सेवा करती है, जबकि वह प्रेग्नेंट भी है। अरे उसे लगना तो चाहिए कि तू उसकी कितनी चिंता करता है, उसके आने वाले बच्चे के बारे में सोचता है। अरे सीधे सीधे उसके नाम पर नहीं तो कम से कम आने वाले बच्चे के नाम पर करवा दे मेरे भाई, जिससे तेरी भाभी खुश हो जाए मेरे भाई, और खुशी खुशी तेरी और अच्छे से सेवा करे। लेकिन भैया, ये सब तो बाद में आप लोगों का ही होना है ना, फिर जल्दबाजी किस बात की? और चाहे प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो या आप लोगों के नाम पर हो, एक ही बात है। अरे मेरे भाई, मैं ये बात सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तेरी भाभी इस बात को नहीं समझती है ना। देख, मैं बस ना तेरी भाभी को खुश करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुझसे प्रॉपर्टी की मांग कर रहा हूँ। वैसे भी तू क्या ही करेगा उस प्रॉपर्टी का, पूरी जिंदगी तो तुझे हमारे साथ ही रहना है और हम ही तो तेरी देखभाल करेंगे ना। बस संगीता को खुश करने के लिए वो प्रॉपर्टी मैं उसके नाम पर चाहता हूँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मेरे भाई। आगे तेरी मर्जी है, चल ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे भैया सुनिए ना, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमेशा मेरा परिवार सुखी से रहे। अगर प्रॉपर्टी भाभी के नाम कर देने से भाभी को अच्छा लगेगा या वो खुश होती है तो ठीक है, एक बार मैं छोटी से बात कर लेता हूँ और प्रॉपर्टी फिर भाभी के नाम पर करवा देता हूँ। अरे अरे रहने दे शेखर, छोटी छोटी से बात करने की जरूरत नहीं है। तू तो जानता है ना छोटी की आदत, छोटी छोटी चीजों में कितना रोक टोक करती है वो। उसे तो अपनी भाभी के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन तू जानता है ना अपनी भाभी को, इतने दिनों से तू रह रहा है ना अपनी भाभी के साथ। ठीक है भैया, मुझे तो पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ ही रहना है, फिर प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो या भाभी के नाम पर हो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, आप वकील से बात कीजिए, मैं प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दूंगा। इस तरह रमेश ने अपनी पत्नी के कहने पर अपने भाई को बहला फुसला लिया और वकील से मिलकर वह प्रॉपर्टी के कागजात भी तैयार करवा लिए। और शेखर ने भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर में खुशी खुशी दस्तखत कर दिए। बेचारे शेखर को उसकी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। अब तो खुश हो ना संगीता, क्योंकि शेखर ने अब अपनी हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो बढ़िया है, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। कम से कम अब घर में छोटी छोटी बातों को लेकर तुम चिक चिक तो नहीं करोगी। क्या मतलब चिक चिक नहीं करूंगी? क्या इससे पहले मैं चिक चिक करती थी? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम तो कभी चिक चिक नहीं करती हो, और वैसे भी अब तुम्हें ना छोटी छोटी बातों में टेंशन नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा चौथा महीना शुरू हो चुका है, तुम खुश रहो तो हमारा होने वाला बच्चा भी ऐसे ही खुश रहेगा। ठीक है, चलो अच्छा है, कम से कम एक टेंशन तो खत्म हुई। नहीं तो पूरे टाइम मुझे बस यही टेंशन लगा रहता था कि कहीं ये देवर जी बड़ी जिज्जी के यहाँ जाकर रहने ना लगे और अपनी सारी प्रॉपर्टी उन लोगों को ना दे दे। लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ, अब मुझे ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। अब जैसा मेरा व्यवहार है मैं वैसा ही व्यवहार कर सकती हूँ। बहुत दिखावा कर लिया मैंने। अरे उस अपाहिज इंसान की सेवा करते करते तो मैं परेशान हो गई थी। भाभी भाभी, लो बज गई घंटी। अब इसे क्या जरूरत आन पड़ी जो भाभी भाभी करके राग अलाप रहा है। कब से आवाज लगा रहा हूँ, भाभी कहाँ चले गई? क्या हुआ देवर जी? अरे भाभी, मेरा मोबाइल फोन कहाँ रखा हुआ है? बहुत दिन हो गए भैया भाभी का फोन नहीं आया है। मैं सोच रहा था कि आज उनसे बात कर लेता फोन लगाकर। अब मुझे क्या मालूम आपने अपना मोबाइल कहाँ रखा है, और वैसे भी आपको अपना मोबाइल अपने कमरे में ही रखना चाहिए ना। अब मेरे पास इतनी फुर्सत तो रहती नहीं है कि मैं अब आपका मोबाइल भी संभाल कर रखूं। अरे भाभी, आप इस तरह से चिढ़कर बात क्यों कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ अपना मोबाइल ही पूछा है आपसे।
अरे देवर जी, मैं एक जगह कुर्सी में बैठी नहीं रहती हूँ, मेरे पास 50 काम रहते हैं। अब इतने काम के बीच में मैं अपना ध्यान रखूँ, आपके मोबाइल का भी ध्यान रखूँ, तो गुस्सा तो आएगा ही ना मुझे। अरे अरे, क्या हो गया संगीता, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? अब बताओ, इतने दूर रसोई से देवर जी ने आवाज लगाकर मुझे बुलाया, और काम क्या है कि इनका मोबाइल कहाँ रखा है, वहीं से तो बता सकते थे ना, तो मैं वहीं से जवाब दे देती कि मुझे नहीं पता। अब आप ही ढूंढिए अपने भाई का मोबाइल, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। शेखर, तू नाराज मत हो, देख तेरी भाभी इस समय गर्भवती है ना, तो ऐसे समय में थोड़ी नाराजगी हो ही जाती है, थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए तू नाराज मत होना अपनी भाभी की बात से। और तुझे मोबाइल क्यों चाहिए बता? भैया वो बहुत दिन हो गए बड़े भैया और भाभी से बात नहीं हुई है, तो मैंने सोचा कि आज उनसे फोन लगाकर बात कर लेता हूँ। लेकिन छोटे, तेरे मोबाइल में तो बैलेंस भी नहीं है ना, फोन लगवाना ही था तो मुझे बोल दिया होता। वैसे भी फोन लगाने की जरूरत नहीं है, आज बड़े भाई साहब आ ही रहे हैं किसी काम से, तो इस बहाने तुम्हारी मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है भैया। भाभी कितनी बुरी तरीके से बात कर रही थी मुझसे, मैंने कौन सा गलत प्रश्न कर लिया? सिर्फ अपना मोबाइल ही तो पूछा था मैंने, और अभी भी किसी ने मुझे मोबाइल लाकर नहीं दिया। अरे श्रद्धा, मैं शेखर से मिलने जा रहा हूँ, तुम चल रही हो क्या साथ में? क्या कहा आपने? मैं आपके भाई से मिलने जाऊँ? अरे उन्होंने मेरी जरा भी इज्जत नहीं छोड़ी, उन्होंने इतने मान सम्मान का कोई मोल न रखा, और मैं उनसे मिलने जाऊँ? नहीं जाना है मुझे मिलने, आपको जाना है तो आप जाइए, आपका भाई है। और दूसरी बात कि मुझे तो अब और ज्यादा नफरत होने लगी है शेखर से, उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हम लोगों से पूछना भी जरूरी नहीं समझा, उसने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी देवर देवरानी के नाम कर दिया। अरे मुझसे ना पूछता, मैं पराई थी, पर कम से कम आपसे तो पूछता वो। मानता हूँ श्रद्धा कि एक बार शेखर को हमसे सलाह मशवरा करना था, लेकिन अब नहीं किया तो जाने दो ना। छोटी सी बात लेकर कब तक बैठी रहोगी तुम? छोटी सी बात? ये कोई छोटी सी बात नहीं है। अरे 5 महीने नहीं हुए देवर देवरानी के साथ रहते, और इतना प्यार उमड़ गया कि उन्होंने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी देवर देवरानी के नाम कर दी। अरे हम कोई नहीं है क्या? हम कुछ नहीं है उसके। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि बड़े भैया भाभी भी तो हैं, कि वो यहाँ भी तो आकर कभी न कभी रहेंगे ना। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उन लोगों के नाम कर दी, उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो यहाँ कर रहना ही नहीं चाहते। उन्होंने सब कुछ उन्हीं को मान लिया है। आप जाइए और जाकर साफ साफ कह देना उनसे कि आज के बाद इस घर में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहो श्रद्धा, भाई है वो मेरा। हाँ हाँ, वो तो देख लिया मैंने, भाई भाई का प्यार, कितना प्यार करते हैं आपसे, कितना मान सम्मान देते हैं आपको, जो इतना बड़ा फैसला ले लिया और हम लोगों को कान भनक तक नहीं लगने दी। और देवर देवरानी ने भी काफी चतुराई दिखाई, बड़ी सफाई से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। कोई बात नहीं श्रद्धा, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। मैं तो चाहती हूँ कि आप भी ना जाएं, लेकिन आप किसी काम से जा रहे हैं तो ठीक है जाइए, लेकिन आइंदा मिलने के नाम से कभी मत जाइएगा। देवर जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, बताइए क्या खाएंगे आज आप? भाभी, आप जो भी बनाएंगी मैं खुशी खुशी खा लूंगा। देवर जी, लगता है सुबह की बात से आप नाराज हो गए हैं। वो असल में देवर जी, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, वो प्रेगनेंसी की वजह से ना थोड़ी चिड़चिड़ाहट हो जाती है मुझे। नहीं भाभी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, आप बस जो भी बनाएंगी मैं खा लूंगा। ठीक है। आजकल तो भाभी का व्यवहार भी मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी वो कितने गुस्से से चिढ़कर बात करती है मुझसे, और कभी कभी कितने प्यार से बात करती है। शेखर, कैसा है तू? ठीक हूँ भैया मैं। भैया इतने दिनों बाद आए हो आप, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? और भाभी माँ कैसी है भैया? सब ठीक है शेखर। फिर भाभी माँ मुझसे मिलने क्यों नहीं आई भैया? शेखर, तेरी भाभी तुझसे नाराज है, तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया और एक बार भी हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा। भैया वो मेरी मजबूरी। प्रणाम बड़े भैया। खुश रहो रमेश, और बताओ कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ भैया। और शेखर, ये तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं भैया, ये तो बस खुशी के आंसू थे। इतने दिनों बाद बड़े भैया से मुलाकात जो हुई आज। अरे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और एक बार भी हम लोगों से पूछना जरूरी नहीं समझा। कैसा फैसला भैया? यही कि शेखर के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी इसने बहू के नाम पर कर दी। अरे भैया, ये तो शेखर का अपना फैसला है, हमने शेखर के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया। शेखर तो बस आने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर अपनी सारी प्रॉपर्टी संगीता के नाम पर करवा दी। क्यों शेखर, चुप क्यों है? बताना तो बड़े भैया को, तूने सब कुछ अपनी मर्जी से ही तो किया है ना? हाँ भैया, मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। इसी बात से तो तुम्हारी बड़ी भाभी नाराज है शेखर, उसने तो साफ साफ कह दिया है कि अब वो तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती है। तुम्हें प्रॉपर्टी देना था तो तुम खुशी खुशी दे सकते थे, लेकिन एक बार हम लोगों से बात तो करना था इस सिलसिले में, तुमने हमें कुछ नहीं समझा। और तुम्हारी भाभी ने तो साफ साफ ये भी कह दिया है कि अब उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और तुम जानते हो ना कि तुम्हारी भाभी के गुस्से के आगे हम में से किसी का नहीं चला है कभी। इसलिए मैं भी मजबूर हूँ, मैं तुम्हें कभी अपने साथ घर चलने को नहीं कह सकता। ठीक है, तुमने जो भी फैसला लिया, अब तुम हमेशा यही विजय के घर में रहना, मैं चलता हूँ। अरे भैया, कुछ खा पी कर तो जाइए, ऐसे कैसे जाने लगे आप? नहीं भाई, बस तुम लोगों से मिल लिया,
अब मैं जा रहा हूँ। मुझे वैसे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा शेखर को खुश रखना, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस मत होने देना, क्योंकि उसने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम करवा दी है। हाँ बड़े भैया, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शेखर को यहाँ कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वह हमेशा यहाँ खुश रहेगा और संगीता तो खुद शेखर की अपने बच्चे जैसी देखभाल करती है। चल फिर ठीक है, बस तुम लोग हमेशा खुश रहना, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे पागल, तू क्यों रो रहा है? क्या तू हमारे साथ खुश नहीं है? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, बस भाभी माँ नाराज है, इस बात से मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे शेखर, तू भाभी माँ की आदत को जानता है ना, वह तो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाती है। और देख, तुझे ना वैसे भी उस घर में जाने की जरूरत तो है नहीं, तुझे तो हमेशा हमारे साथ रहना है ना, फिर तू क्यों उनके बारे में सोच रहा है? भूल जा सब कुछ, तू हमारे साथ यहाँ मजे से रहना। ठीक है भैया। चल ठीक है, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। इस तरह शेखर के छोटे भैया भाभी ने शेखर को समझाया कि वो हमेशा शेखर को सुखी रखेंगे, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। शेखर को इस बात का बहुत दुख था कि उसकी भाभी माँ उसके फैसले से नाराज है, लेकिन उसकी भाभी माँ को यह बात नहीं मालूम कि उसने मजबूरी में आकर यह फैसला लिया है, क्योंकि उसकी संगीता भाभी इस बात से नाराज थी कि उसने प्रॉपर्टी अभी तक उनके नाम नहीं किया है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा था और संगीता का व्यवहार भी दिन पर दिन बद से बदतर होते जा रहा था शेखर के प्रति, क्योंकि अब संगीता इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी थी कि उससे प्रॉपर्टी कोई नहीं छीन सकता। वह इस बात से बहुत खुश थी कि अब दो हिस्से की प्रॉपर्टी उसके पास है। अब तो वह शेखर का जरा भी ध्यान नहीं रखती, उसे जो भी बासा कुसा बच जाता वही खाने को दे देती, और शेखर का भाई भी शेखर की देखभाल में बहुत लापरवाही करने लगा था। एक हफ्ते तक शेखर को नहलाता धुलाता नहीं था और उधर संगीता भी कोई भी अच्छी चीज बनाकर शेखर को कभी नहीं देती थी। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है और उधर संगीता एक नन्हे से बालक को जन्म देती है। संगीता, मुन्ना को मेरी गोद में दो ना, आज मैं उसे लोरी गाकर सुलाऊंगा। रहने दीजिए, आप और लोरी गाएंगे और आपकी लोरी सुनकर मेरा मुन्ना सोएगा? सो ही नहीं सकता, उसकी तो और नींद उड़ जाएगी। भाभी, भाभी। लो, तुम्हारे भाई ने फिर घंटी बजाती। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि हाथ पैर तो चलते नहीं, एक जगह कुर्सी में चुपचाप बैठे क्यों नहीं रहते? अब खाना पीना भी तो दे दिया था मैंने उसे, अब फिर से भाभी भाभी का राग लापने लगा। सच कह रही हूँ, मुझे ना तुम्हारे भाई से चिढ़ होने लगी है। अरे मैं तो कहती हूँ कि किसी आश्रम में छोड़ा उसे, तो मेरे सिर से बला हटे। संगीता, धीरे बोलो, शेखर ने सुन लिया तो क्या सोचेगा वो? अरे तो सुने, मुझे उसका डर नहीं पड़ा है। कितने समय से कितनी सेवा कर रही हूँ मैं उसकी। अरे किसी भी चीज की हद होती है, और क्या कर लूँ मैं उसके लिए? दोनों टाइम का खाना दे रही हूँ, चाय दे रही हूँ, और क्या कर लूँ? भाभी, भाभी मुन्ने को थोड़ी देर मेरे पास लेकर आओ ना, मैं मुन्ने के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। लो, अब मैं अपने मुन्ने को सपाइस की गोद में डाल दूं? अरे कितने दिनों से नहाया नहीं है, एक तो बदबू भी आने लगी है उससे, और कहीं इन्फेक्शन मेरे मुन्ने को हो गया तो? अरे धीरे बोलो ना संगीता, शेखर सुन लेगा। मैंने कहा ना आपसे कि मुझे शेखर का डर नहीं पड़ा है। अरे समझ में नहीं आता मुझे कि ये दिन भर भाभी भाभी का राग लापते रहता है। कब से सेवा कर रही हूँ मैं उसकी। भगवान भी ना ऐसे अपाहिजों को ना जाने इतनी उम्र क्यों दे देते हैं। देखो, मैं आपसे ना साफ साफ कह ही देती हूँ कि मैं अपने मुन्ने को उसकी गोद में नहीं दूंगी। अरे कितने दिनों से बहाना बना रही हूँ, लेकिन अब मुझसे ज्यादा बहाना नहीं बनाया जाता। मैं सच में उसकी गोद में अपने मुन्ने को नहीं डाल सकती। जाओ, जाकर कह दो तुम मुझसे साफ साफ कि मैं अपने मुन्ने को उसकी गोद में नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, मुझे भी ना ये रोज रोज के कलेश से बहुत टेंशन होने लगी है। अरे सच में ये शेखर कहीं चला क्यों नहीं जाता? हमारी जिंदगी में ग्रहण बनकर बैठा पड़ा है ये। और नहीं तो क्या, जाओ जाकर समझाओ उसे। शेखर, क्या है? कब से भाभी 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 का राग लाप रहे हो? अरे खा पीकर चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? क्यों हमें तुम इतना परेशान करते हो? और ये क्या है, बार बार मुन्ने को गोद में लाकर दे दो, गोद में लाकर दे दो। अरे मैं तुझे साफ साफ आज बता देता हूँ कि तेरी भाभी नहीं चाहती कि वो अपना बच्चा तेरी गोद में दे, इसीलिए ना तू बार बार मुन्ने को लाकर दो, मुन्ने को लाकर दो मत कहना। समझ में आया तुझे? एक तो ना कितने दिनों तक तेरा नहाना धोना नहीं हो पाता है, बदबू आने लगी है तुझसे। देख मैं समझा देता हूँ तुझे, तू ना हमें परेशान मत कर। भैया, मैं अपने हाथ से नहा धो नहीं सकता, तो नहलाना धुलाना तो आपका ही काम है ना, आप ही समय निकाल कर मुझे नहला धुला दीजिए। मैं भी तो आपसे कब से कह रहा हूँ कि मुझे चैन की नींद नहीं आ पाती है, शरीर में खुजली होने लगी है। कम से कम बाथरूम तक ले जा करके पानी निकाल कर तो दे दो आप मुझे, मैं जैसे तैसे खुद इस चेयर में ही बैठकर नहा लूंगा, नहीं तो यही सामने पानी निकाल कर दे दो। यहाँ सामने नहाएगा क्या तू? अरे घर में तेरी भाभी है, सामने लोग आते जाते हैं, यहाँ बैठ कर नहा कर हमारी इंसल्ट करवाएगा क्या तू? शेखर, तुमने ना हमारे नाक में दम करके रखा है, तुम हमें चैन से जीने नहीं दे रहे हो। संगीता, मैं बात कर रहा हूँ ना। क्या बात कर रहे हो? सुन रही हूँ, क्या बात कर रहे हो? अरे बहुत झेल लिया हमने इन्हें, अब इन्हें आप साफ साफ बता दीजिए कि जो भी रूखा सूखा मिलता है चुपचाप खाए और मुंह बंद करके यहाँ पड़े रहे, बार बार मेरे मुन्ने को गोद में लेने की जिद ना करे। अरे तुम ऐसा मत बोलो ना, अगर इसे तुम्हारी बात लग गई ना तो जबरदस्ती में टेंशन हो जाएगी। अरे बुरा लग जाए तो लग जाए,
अब हमें क्या, प्रॉपर्टी भी तो हमारे नाम हो गई है ना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसे मेरी बातें अच्छी लगती है या बुरी लगती है। आप ना इसे साफ साफ शब्दों में समझा दो। अच्छा, तो यहाँ ये सब तमाशा चल रहा है। छोटी, तू इस तरह अचानक? दामाद जी का ट्रांसफर तो दिल्ली हो चुका है ना, तुम तो दिल्ली में रहती हो, फिर अचानक तुम यहाँ कैसे आज चली आई? यही सब तमाशा देखने आई थी मैं चुपचाप कि असल में प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद आप लोग मेरे शेखर भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और मेरा सपना बिल्कुल सही निकला। शेखर भैया, अब आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होने दूंगी। मुझे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सब कुछ बता दिया कि यह दोनों आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इन लोगों ने धोखाधड़ी करके, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी भैया अपने नाम पर करवा ली और तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। अरे एक दो हफ्ते तक आपको नहलाते धुलाते नहीं है, आपको ढंग का खाना नहीं देते हैं, यहाँ तक चाय पानी तक समय का नहीं देते, और देते भी हैं तो भाभी आपको 4 बात सुना कर देती है। मुझे सब कुछ मालूम चल चुका है। छोटी तुझे गलतफहमी हो रही है। हाँ छोटी, तुझे गलतफहमी हो रही है तो खुद देवर जी से पूछ ले अच्छे से। हम तो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं देवर जी का। शर्म करो भाभी, आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है, फिर भी आप लीपा पोती कर रही हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है सब कुछ सुन लिया है तो ठीक है, जो भी सुना देखा है वह सब कुछ सही है, और आप क्या ही कर लेंगे मेरा। वैसे भी इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से मेरे नाम पर किया है। अब बताओ क्या कर सकती हो तुम? और मैंने इनकी कोई कम सेवा नहीं की है। अरे मैं भी इंसान हूँ, एक अपाहिज इंसान की सेवा करते करते मैं भी थक जाती हूँ। अच्छा, जब प्रॉपर्टी अपने नाम करवा रही थी आप, तब तो बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी ना कि देवर जी हम आपको ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे। अब एक ही साल में अपना असली रंग दिखा दिया आपने। और तुम्हें क्या लगता है भाभी कि तुमने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली है तो क्या भैया की प्रॉपर्टी भैया को वापस नहीं मिल सकती? अरे शायद तुम यह बात भूल चुकी हो कि प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर तो बड़े भैया के पास रखे हुए हैं, और अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में सारी प्रॉपर्टी वापस शेखर भैया के नाम करवा सकती हूँ और तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप भी लगा सकती हूँ। छोटी, तुम अपनी भाभी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हूँ भैया, भाभी से ही नहीं बल्कि आपसे भी कर सकती हूँ। और मुझे आज बहुत शर्म आ रही है यह कहते हुए कि आप दोनों मेरे भैया भाभी हैं। आप लोग एक नंबर के लालची किस्म के इंसान हैं। आज शेखर भैया के पास इतना सब कुछ होते हुए भी वह रोटी रोटी को तरस रहे हैं। अरे हमने इनके ऊपर पानी की तरह रुपए लगाए हैं, जब भी इनकी दवाई गोली आती है तो हमारी जेब से तो आती है। अच्छा, तो इनकी प्रॉपर्टी जो खा रहे हो क्या वो कम है? और वैसे भी जितना आपने इनका इलाज किया होगा ना, इनके प्रॉपर्टी का एक तिनका भी बेचेंगे ना तो उससे कहीं ज्यादा रुपए आ जाएंगे। लेकिन अब मैं सच में आप लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाऊंगी और भैया की सारी प्रॉपर्टी वापस लूंगी। अच्छा, तो तुम अपने अपाहिज भाई को अपने ससुराल ले जाओ ना, वही ले जाकर रखो, उनकी सेवा करो और ले लो सारी प्रॉपर्टी वापस। बोलो, ले जा सकती हो अपने ससुराल? मेरा भाई किसी के रहमो करम का मोहताज नहीं है। मेरे माता पिता ने अपने तीनों बच्चों के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ रखी है कि यह लोग आराम से बैठकर भी खाएंगे ना तो इनकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं होगी। और रही बात ससुराल ले जाने की, तो हाँ, मैं अपने भाई को ससुराल तो नहीं ले जा सकती, लेकिन उन्हें एक ऐसे आश्रम में जरूर रख सकती हूँ जहाँ वह अपने साथ साथ अपने जैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। हाँ बेटा, तुम शेखर को यहाँ से लेकर चले जाओ। यह लोग बहुत ही लालची इंसान हैं। इन लोगों ने शेखर के साथ जानवरों जैसा सलूक किया है। काका, आप भी मत कहो मुझे काका। मैं तुम जैसे नीच लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अरे तुम लोग अपने खून के सगे नहीं हुए तो तुम मेरे क्या सगे होंगे? तुम जैसे लोगों के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता। तुम लोग सिर्फ एक पड़ोसी कहलाने के लायक हो। तुम लोग कभी किसी से कोई रिश्ता निभा ही नहीं सकते। हाँ चाचा, मैं इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करूंगी कि इन लोगों ने मेरे अपाहिज भाई को बहला फुसलाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी से हड़प ली और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। संगीता, माफी मांग लो, नहीं तो सच में ये छोटी हम लोगों को सलाखों के पीछे भिजवा देगी। माफी मांग लो जल्दी। हाँ जी, आप सच ही कह रहे हैं, यह छोटी ना बहुत गुस्से वाली है। अब हमें कल्टी मार ही लेनी चाहिए। छोटी देखो, ऐसे वैसे कोई कदम मत उठाओ। हाँ, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई, लेकिन हमें हमारी गलती सुधारने का मौका भी तो दो। हम सच में अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो चुके थे कि देवर जी के बारे में सोचना ही छोड़ दिए थे। हमें माफ कर दो देवर जी। आज के बाद हम आपके साथ कभी कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे और मैं अपने बच्चे को भी आपकी गोद में दूंगी। मुझे माफ कर दो, एक मौका तो दो मुझे। नहीं, तुम किसी भी मौके के काबिल नहीं हो। नहीं छोटी, इस तरह की से बात मत करो भाभी से। अगर भाभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो मैं खुद भाभी को एक मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से दूर नहीं रहना चाहता हूँ। भैया, आपको अभी भी इन लोगों पर भरोसा है? भरोसा तो करना पड़ेगा। अरे यह तो मेरे अपने हैं। इन लोगों ने जब अपना होते हुए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो परायों से मैं क्या ही उम्मीद करूँ छोटी। इसीलिए अपनों को माफ करके एक मौका देने में ही समझदारी लगती है। हाँ देवर जी, मैं सच में ईश्वर की सौगंध खाती हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि आपके साथ कभी कोई बुरा व्यवहार नहीं करूंगी।
हाँ शेखर, मैं भी तुझे रोज नहलाऊंगा और समय समय पर तेरी दवाई दारू करवाऊंगा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई और एक मौका दे दे। ठीक है, अगर आप लोगों को आपकी गलती का एहसास हो गया है ना, तो एक मौका मैं शेखर भैया के कहने पर आप लोगों को देती हूँ। और अब तो मैं हर महीने यहाँ आऊंगी और शेखर भैया का हालचाल लेकर जाऊंगी। अगर मुझे जरा भी कुछ गड़बड़ी लगी ना, तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ठीक है छोटी भैया, अगले महीने जब मैं आपसे मिलने आऊंगी तो आपके लिए एक मोबाइल लेकर आऊंगी, जिसमें आप 24 घंटे मुझे यहाँ की खबर देते रहेंगे और अपने बारे में बताते रहेंगे कि आप यहाँ कैसे हैं और इन लोगों के साथ खुश हैं या नहीं। ठीक है मेरी बहन, उम्र में तो तू सबसे छोटी है, लेकिन कारनामे तेरे बड़े बड़े हैं। तूने हमेशा न्याय ही किया है और हमेशा सच्चाई का ही साथ दिया है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है मेरी बहन। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ भैया, लेकिन अगले महीने आऊंगी। भैया भाभी, मैं कभी भी आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग शायद यह बात भूल चुके थे। भले मैं अपाहिज इंसान हूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक जिंदा इंसान ना। और जब तक सांस होती है तब तक कुछ चीजों की आस होती है। मैं बस आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बस मुझे एक जिंदा इंसान समझिए। हाँ मेरे भाई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। आज के बाद हम तुझे शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। इस तरह शेखर के भैया भाभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और शेखर भी अपने भैया भाभी को एक मौका देता है। अब शेखर के भैया भाभी को अच्छा खासा सबक मिल चुका था। अब वह शेखर के साथ अच्छा बर्ताव करने लगे थे। तो दोस्तों, यह कहानी का दूसरा और अंतिम भाग था। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी।